हेलो बच्चों। तो अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशन का सेकंड पार्ट। अभी तक जो हम चल रहे थे वो थे सेंटर ऑफ मास पर। अब रोटेशन और रोटेशन के भी एक तरह से कहा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। और जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। देखिए, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन विदाउट कॉज, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। अगर मैं किसी चीज के मोशन की स्टडी कर रहा हूं लेकिन उसके कॉज की स्टडी नहीं कर रहा तो वो कहलाती है काइनेमेटिक्स। तो आज हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मोशन की विदाउट कॉज। लेकिन उन सबसे पहले रोटेशन के कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें पता होनी चाहिए उन पे डिस्कस करेंगे। और जब हम बात करते हैं रोटेशन की तो रोटेशन में सबसे पहली चीज आती है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी है क्या, और रिजिड बॉडी में हम लोग कैसे बात करते, क्या है इसके विषय में सोचते हैं। रिजिड वर्ड से ही पता चलता है कुछ अलग सा, रिजिड सा, खड़ूस सा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजिड का मतलब है वो बॉडी जिसके अंदर पार्टिकल्स हमेशा अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हों। मीन्स लेट्स सपोज दिस इज अ बॉडी या दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ये रहा m1, एक पार्टिकल ये रहा m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता टाइम के साथ। हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी का मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी, जिसको मैंने कहा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स in which distance between any two particles does not change with टाइम, जिसमें डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता हो वो कहलाती है रिजिड बॉडी। मैं कह सकता हूं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर ए बी। और अगर मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो आर ए बी कैसा होगा, कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड, हमेशा फिक्स रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया जी। इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ आर ए बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो जीरो हो रहा है। मींस वेलोसिटी अप्रोच सेपरेशन पे हमेशा सेम है। देयर इज नो वेलोसिटी अप्रोच एंड वेलोसिटी सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। इस लाइन का मतलब हुआ देयर इज नो वेलोसिटी approach and velocity separation between the particles। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी हुई जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है। चलिए अब बात करते हैं जनरल रिजिड बॉडी के मोशन के लिए, कि वो कैसा मोशन करती है और किस तरह के मोशन को हम क्या नाम देते हैं, किस तरह का उसे नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने किया हुआ है। पहला मोशन में, क्योंकि हम लोग लीनियर मोशन पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं लीनियर और कर्विलीनियर के विषय में ही बात करूंगा। तो सबसे पहला है हमारा ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को समझने के लिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी ये है और इसमें एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, और इस बॉडी को मैंने
डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच का जो फाइनल पोजीशन है वो सेम ही रहा। अब ये मत कहना कि दोनों बॉडीज एक सी नहीं आई, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो ही जाता है। क्या हुआ, यहां से बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, इधर चेंज क्या आ रहा है, बॉडी इस तरह से मूव करी है इस पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, कि दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो इनिशियल और फाइनल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मींस ए बॉडी इज मूविंग सच दैट ए लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ए और बी के बीच ये वाली लाइन जो ड्रॉ कर रखी है, ए लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन इनिशियल पोजीशन, ये वाली पोजीशन इनिशियल है और ये वाली पोजीशन फाइनल है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑलवेज पैरेलल, यहां पर और यहां पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे, तो ये वाला मोशन कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस कैसा आता है, देखिए ये जो स्टेट चल रहा है इसको मैंने नाम लिया लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। है पैरेलल, ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट है, पर स्ट्रेट गया तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया रेक्टिलिनियर मोशन। नोट कर लीजिए बेटा, ड्रॉ कर लीजिए। और दूसरा पार्टिकल अभी मैं इसी को करता हूं दूसरे में। सेकंड मोशन इसमें कैसा होगा, उसको नाम देंगे हम कर्विलिनियर मोशन। वो कैसे, देखिए हमने क्या किया कि एक बॉडी मेरे पास है ये, और वो अपनी इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, फाइनल पोजीशन उसकी ये रही, लेकिन ये मोशन कैसे किए हैं, ये मोशन ऐसे किए हैं, मीन्स ये इनिशियल पोजीशन इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस वन, दोनों का इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों पैरेलल हैं, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, बट इनके जो मोशन हुआ वो एक कर्व बनाते हुआ, तो इस मोशन को हम कहते हैं कर्विलिनियर। कर्विलिनियर एंड दिस इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। अब डिफरेंट के थोड़े से मोशंस और डिस्कस कर लेते हैं, एक दो जो हमने देखे हुए हैं, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है रोटेशन पर। तो लीनियर मोशन के बाद आता है रोटेशन मोशन। रोटेशन कैसे होगा, ये तो था कि जो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स इज ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, तब तो हमने कहा इसको कि ये एक लीनियर मोशन है। लेकिन अगर ये एक रिजिड बॉडी है, लाइन उसकी ऐसे ज्वाइन कर रही है, थोड़ी देर बाद ये रिजिड बॉडी ऐसे हो जाती है और ये लाइन एक मोशन कर जाती है इस तरह से, किस पॉइंट पर, ये ए है, ये बी है, ये हो गया बी डैश, और पहले तो लाइन ज्वाइन कर रहे थे ए बी को, फिर लाइन ने ज्वाइन किया ए डैश, ए और बी डैश को, देन दिस मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ओ सॉरी रोटेशन। मीन्स एवरी पॉइंट, यहां से यहां तक जितने भी पॉइंट होंगे, एवरी पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जितने भी हैं वो एक सर्किल में मूव कर रहे हैं। एवरी पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी मूव्स इन सर्कल एंड द सेंटर ऑफ ईच कर्व लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। जिस स्ट्रेट लाइन पर यहां पर है तो वो कहलाएगा, ये पॉइंट तो कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये सारा मोशन कहलाएगा रोटेशनल मोशन। तो रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशन, रिजिड बॉडी इज सेड टू बी in rotation
rigid body is said to be in rotation when या if every point of the body, if every point of the body कैसे मूव कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है बेटा, ऐसे ये और इन सब का सर्किल का सेंटर कहां पर है, ए पर, और जो लाइन यहां से पास होगी वो कहलाएगी एक्सिस, ऐसे करके लाइन जाएगी। तो क्या कहा हमने, इफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्किल, moves in a circle and the center of each circle is at a fixed point, then line passing through this fixed point is called axis of rotation। देखिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने कि पहले ए से लेकर बी तक मैंने इनिशियल एक लाइन ड्रॉ किया और देखा पार्टिकल्स कैसे हैं। थोड़ी देर बाद सारे पार्टिकल सर्कुलर मूव करके बी से पहुंच गए बी डैश, ए फिक्स रहा भाई, ए तो वही है, ये ए से बी तक थे, अब क्या हो गया ए से बी डैश तक हो गए, तो सब ने एक सर्किल मूव किया। इन सब सर्किल का सेंटर कहाँ है, ए पर, और ए से कौन सी लाइन जाएगी, ये वाली। अब ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अब थोड़े से अलग अलग चीजें और थोड़ी सी देखते हैं। अगर मैं फैन के मोशन की बात करूं तो ये फैन का वो सर्कुलर पे बीच का मोटर वाला हिस्सा हो गया, एक ये छोटी सी वो हो गई ब्लेड, एक ये ब्लेड हो गया, एक ये ब्लेड हो गया, और सेंटर हो गया ये सब रोटेट कर रहे हैं ऐसे। तो मोशन कैसे है, रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया, वो जो रॉड जिस पे फैन लटका हुआ है, फैन हैंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। डोर को देखें, डोर जिस पॉइंट से अटैच है दीवार से जो कब्जा होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डोर ऐसे करके रोटेट करता है, तो ये सब रोटेशन है। नाउ डिस्कस द टर्म ऑफ रोटेशन मोशन, सम अदर टर्म। तो जैसे कि सबसे पहला टर्म आता है एंगल, दूसरे शब्दों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम एंगल की डेफिनेशन करते हैं कि दो लाइनें ज्वाइन करती हैं, वहां पर एक एंगल बन जाता है। दो लाइन आएंगी, ज्वाइन करेंगी, वो एक एंगल बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंट तरह से कहूं कि रोटेशन में क्या हो रहा है, तो जैसे अभी हमने कहा कि सभी रिजिड बॉडी के सभी पार्ट, जैसे एक रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स यहाँ थे ए से बी तक, और ये सब टाइम के साथ सर्कुलर मोशन करने लगे। तो जब सर्कुलर मोशन किया तो कुछ इस तरह का हुआ। तो इन्होंने जो सेंटर पे बनाया ना भैया, ये जो सेंटर पे बना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा से डिनोट करेंगे इसे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इन पार्टिकल्स ने जो मोशन किया और उस मोशन के कारण सेंटर पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि ये एक दिस इज अ सेंटर और एक पार्टिकल यहाँ पर था, उसने यहाँ तक अपनी फाइनल पोजीशन पहुंची, तो इसको हम कहेंगे आर्क, ये कहलाएगा रेडियस और ये कहलाएगा सेंटर, ये होगा एंगल। तो एंगल थीटा, इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्क अपॉन
रेडियस। आर्क को मैं लिखता हूँ एल और रेडियस को हम लिखते हैं आर। एल इज वेरिएबल, आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड टर्म आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा? ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to the time is called angular velocity. कैसे कैलकुलेट किया? देखो, हमने थीटा था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था, थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया, ओमेगा आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। इसको लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर इस वाले रिलेशन पे भी इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करके क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ये तो हो जाएगा dl बाई डी टी। आर देखो भाई कांस्टेंट था, अभी बात किया था, तो आर, और ये हो गया डी थीटा बाई डी टी। dl बाई डी टी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। आर एज सच, और डी थीटा अपॉन डी टी ये ओमेगा। तो ये कुछ आपके सामने रिलेशन आया, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। ये r यानी लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस का, और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट चलते हैं आप एंगुलर एक्सेलरेशन पर। नोट कर लीजिए, 1 टिक टिक 2 3 4 5, बस पॉज कर लो, नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो हमने लीनियर वेलोसिटी में पढ़ा था, वहां डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे ही हम यहां पर करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration, the rate of change of angular velocity with respect to time is called एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं बेटा अल्फा से, सीधा अल्फा से इसे डिनोट कर दीजिए। अब अल्फा की वैल्यू मैंने क्या कहा? अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसे भी डिफ्रेंशिएट करो भाई t से। ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt। ये क्या होगा? r कांस्टेंट, एंड दिस इज d ओमेगा अपॉन dt। ये होगा a dv बाई dt यानी लीनियर एक्सेलरेशन।
that is equals to r, and this is angular acceleration. This is the relation between angular acceleration and linear acceleration. तो ये तो था छोटा छोटा सा पॉइंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, और इनके रिलेशन क्या हैं कि v इजिकल्स टू आर ओमेगा हमने पढ़ा, लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमने लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन का पढ़ा, a इजिकल्स टू आर एल्फा, और एक हमने पढ़ा आर्क इजिकल्स टू थीटा इजिकल्स टू आर्क इनटू रेडियस। अब जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे होते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। नहीं पहले नहीं पढ़ा, अभी बता रहा हूँ कैसे। कि देखिए मैंने इस बॉडी को लिया और ऐसे करके मूव करा दिया सर्किल में, है ना। तो सर्किल में जब ये मूव किया, मान लीजिए इस पॉइंट पर देखता हूँ तो इसको एक एक्स फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ जो इसको लगातार मूव करा रहा है, और बाई चांस अगर ये फोर्स जीरो हो जाए तो यहाँ से ये सीधा चला जाएगा, यानी जो इसको आगे की ओर मूव करा रहा है। तो ये वाला एक्सेलरेशन कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा कहलाएगा भाई? ओ, ये वाला कहलाएगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, यानी AC। AT की वैल्यू कितनी है? अभी अभी हमने निकाली, डेट इज आर एल्फा, या हम इसे कह सकते हैं आर डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी वैल्यू कितनी है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डेट इज वी स्क्वायर अपॉन आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ? टोटल एक्सेलरेशन होता है A इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए टी। खैर, तो आज हम करते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा रोटेशनल काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस और उनके डेरिवेशन, एग्जैक्टली सिमिलर एज लीनियर मोशन। तो मिलते हैं कल फिर।